माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है कि माइक्रोब्स का जो यूटिलाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन है कि फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज़, कि पनीर का जो मैचुरेशन होता है उसमें कौन सी फंजाई का इस्तेमाल होता है। तो देखा जाए तो औद्योगिक स्तर पे जो पनीर का उत्पादन होता है उसमें जो फ्लेवरिंग होती है, जो पनीर को बनाते समय उसमें जो परिपक्वन किया जाता है और साथ में जो स्मेल और जो टेक्सचर दिया जाता है, उस टेक्सचर के लिए जो माइक्रोब्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। और इनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल चीज़ जो बनाए जाते हैं माइक्रोब्स के इस्तेमाल से, एक कैटेगरी में तो वो पनीर आते हैं जिनको अपन बोलते हैं ब्लू वैंड चीज़, यानी कि उनके अंदर जो नीले रंग की धारियाँ होती हैं। धारियाँ का मतलब वो फंगल हाइफे हैं, उनकी वजह से जो ब्लू कलर है वो उनके अंदर रहता है। और दूसरा कैटेगरी होता है कॉम्बेम्बर्ट और ब्री चीज़। तो ये दोनों ही जो वैरायटी हैं, ये कैटेगरीज़ के नाम हैं। इनके अंदर ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, कंपनी के वाइज से अलग अलग, लेकिन ये जो दो कैटेगरी हैं इनके उत्पादन के लिए फंगस का इस्तेमाल होता है और साथ में कुछ बैक्टीरिया हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लू वैंड चीज़ की, तो उसको बनाने के लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, जो फंगस का नाम है वो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, इसका इस्तेमाल होता है। साथ में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ब्लू वैंड के लिए है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। इसी प्रकार से जो कॉम्बेम्बर्ट और ब्री क्लास का जो चीज़ होता है उसके लिए पेनिसिलियम कॉम्बेबर्टाई को यूज़ किया जाता है, यानी कि चाहे वो ब्लू वैंड वाला हो चाहे कॉम्बेबर्ट टाइप का पनीर हो, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए पेनिसिलियम की स्पीशीज़ ही काम में ली जाती है। साथ में यहाँ पे जो ऊस्पोरा लैक्टिस है, बैक्टीरियम लाइनिस है, ऐसे बैक्टीरिया भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फंगस इस्तेमाल होता है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि जो पेनिसिलियम है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 105 की बात है कि ए पीस ऑफ वुड, कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है आपके पास, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन वाटर, कि अगर हम लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखें तो वो कुछ समय बाद में फूल जाता है। तो ऐसा किस कारण से है? चार ऑप्शन दे रखे हैं: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन और गटेशन। तो देखिए, इम्बाइबिशन जो होता है उसमें जो कोलोइडल कंपाउंड्स होते हैं, कोलोइडल कंपाउंड वो होते हैं जो पानी को सोखते तो हैं लेकिन विलयन नहीं बनाते। तो जो कोलोइडल कंपाउंड्स हैं वो अपनी सतह के ऊपर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसे अपन अंतः शोषण के रूप में जानते हैं। और जो बारिश के दिनों में लकड़ियाँ फूल जाती हैं या घरों के जो लकड़ियों से बने हुए जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं उनको खोलने और बंद होने में जो दिक्कत आती है वो सभी इम्बाइबिशन की वजह से होती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो जब बीज जर्मिनेट होते हैं तो सॉइल में से जो पानी को सोखना है वो भी इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है। तो बीज हैं वो भी पानी को इम्बाइब करके फूल जाते हैं, लकड़ी है वो भी पानी को इम्बाइब करके फूल जाती है। तो जो रीजन है वो तो है इम्बाइबिशन या अंतः शोषण। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजन देखा जाए तो कंपाउंड्स का होता है। इसमें लिक्विड भी शामिल हो सकता है, इसमें गैस के कंपाउंड भी हो सकते हैं और इवन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका भी डिफ्यूजन होता है। तो जिसका भी डिफ्यूजन हो रहा है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैलता है और एक ग्रेडियंट के साथ में फैलता है। जबकि ऑस्मोसिस की बात करें तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के जो पानी के अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, जहाँ पे अपन एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस इनकी भी बातें करते हैं। और गट्टेशन की अगर हम बात करें तो जो शाकीय पौधे होते हैं मोस्टली जो ग्रासेज हैं और ऐसे डाइकोट्स जिनकी पत्तियों के ऊपर हाइडेथोड्स यानी कि जल रंध्र पाए जाते हैं, उनसे होकर के जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं उन मॉर्निंग आवर्स के अंदर पानी की जो बूंदें हैं वो उन हाइडेथोड्स से निकलती हैं, यानी कि जो पानी का जो लॉस है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। साथ में कुछ खनिज लवण हैं वो भी उस पानी में घुले हुए आते हैं। इसीलिए जो जहाँ पे हैवी गट्टेशन जहाँ पे होता है, जिन पौधों में गट्टेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रहा होता है तो उनमें टिप बर्न डिजीज़ है वो भी इसकी वजह से हो सकती है। तो गट्टेशन
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन काफ़ी अलग चीज़ें हैं, जबकि लकड़ी के टुकड़े का पानी में रखने पे जो फूल जाना है वो इम्बाइबिशन यानी कि जो कोलोइडल सिस्टम और पानी के साथ में जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से होता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, कि किसी पत्ती के अगर लोअर सरफेस के ऊपर ही स्टोमेटा पाए जाएं तो ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं या ऐसी टाइप्स को हम क्या कहते हैं। तो 4 हमें टाइप दे रखे हैं, पोटैटो टाइप, ओएट टाइप, वाटर लिली टाइप, मलबेरी टाइप। तो जहाँ केवल नीचे की सतह के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कंडीशन मलबेरी टाइप या इसको हम एप्पल टाइप भी बोलते हैं। और ऐसी पत्तियों को अपन बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक, नीचे की सतह पे स्टोमेटा होंगे हाइपोस्टोमेटिक। अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो टाइप के अंदर क्या होता है कि पत्तियों की ऊपर की सतह पे भी स्टोमेटा होते हैं और नीचे की सतह पे भी स्टोमेटा होते हैं, और अपेक्षाकृत बात करें तो ऊपर की सतह पे कम होते हैं, नीचे वाली पे ज़्यादा होते हैं। तो ये कंडीशन एनाइसोस्टोमेटिक कहलाती है, जैसे कि अपना पोटैटो है, टोमेटो, बीन, इन सब पौधों के अंदर ये मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम ओएट टाइप की बात करें, ओएट जई को बोलते हैं। यहाँ पत्तियों की दोनों सतह के ऊपर समान रूप से स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे कि ओएट है, वीट है, जो मोनोकोट्स हैं उनकी पत्तियाँ जो अपन क्रॉप विंटर क्रॉप्स वगैरह के अंदर लेते हैं वो मोस्टली पौधे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वहाँ हम जब बात करें कि स्टोमेटा दोनों सतह पे बराबर होते हैं तो जो टर्म अप्लाई होता है उसे अपन बोलते हैं आइसोस्टोमेटिक लीव्स। तो पोटैटो वाली होती हैं एनाइसोस्टोमेटिक और ओएट वाली होती हैं आइसोस्टोमेटिक। और वाटर लिली की बात करें तो वाटर लिली क्या होता है कि एक हाइड्रोफाइट है, इसकी पत्तियाँ पानी के ऊपर तैर रही होती हैं, तो नीचे की सतह पे तो स्टोमेटा हैं वो होते नहीं हैं, केवल ऊपर की सतह पे स्टोमेटा होते हैं। तो इनको अपन एपिस्टोमेटिक लीव्स बोल सकते हैं। जैसे निम्फिया है, दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें ऐसी कंडीशन मिल सकती है। एक कंडीशन और होती है वो भी आप ध्यान रखेंगे, उसे अपन बोलते हैं एस्टोमेटिक, यानी कि स्टोमेटा होते ही नहीं है। वो कंडीशन तब हो सकती है जब पौधा पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, यानी कि जो पानी के अंदर निमग्न कंडीशन होती है, जैसे कि पोटेमोजिटोन है या दूसरे निमग्न पौधे हैं, उनके अंदर जो कंडीशन होगी उसको अपन बोलेंगे पोटेमोजिटोन टाइप। तो यहाँ हमें कह रखा है कि स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड हैं लोअर सरफेस के लिए, कि केवल नीचे ही मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे। तो ये हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन है, यानी कि मलबेरी या एप्पल टाइप होती है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की कि द क्रैब साइकिल इन सेल, कि सेल के अंदर क्रैब साइकिल कहाँ होता है। तो क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल के रूप में हम जिस साइकिल को पढ़ते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के इस साइकिल को चालू कराता है, और पहला कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड बनता है, और बाद में जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो ऑक्जेलिक एसिड दोबारा से बन जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में जो 2 कार्बन इस चक्कर में एंटर करते हैं वो CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में निकल जाते हैं। ये एक रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक मेटाबॉलिज्म है उसके रूप में काउंट होता है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम डाइजेस्ट हो जाता है एक प्रकार से, और जब फैट टूटता है तो वहाँ से भी एसिटाइल कोएंजाइम आते हैं, वो भी इसी रास्ते से डाइजेस्ट होते हैं। यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये टीसीए साइकिल या जो क्रैब साइकिल है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये साइकिल रन होता है तो इसमें NADH2 FADH2 ये भी बनते हैं, साथ में GTP और ATP ये भी फॉर्मेट होते हैं। जो NADH2 FADH2 बनते हैं वो बाद में ETS को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जो ATP बनाने का रोल है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रैब साइकिल की बातें करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 108 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी से हम इसको जोड़ेंगे कि द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, कि प्रकाश संश्लेषण का जो डार्क रिएक्शन वाला भाग है वो कहाँ होता है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कार्बन एसिमिलेशन, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल के रूप में हम जिसको पढ़ते हैं। तो वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि रूबिस्को है वो यहाँ से इसको स्टार्ट करेगा।
तो ये पूरा जो मैकेनिज़्म है, डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो स्ट्रोमा वाले भाग में कंप्लीट होता है। जो ग्रेनादेर का है वो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट जो पटलित तंत्र होता है, जो थाइलेकोइड से बना हुआ सिस्टम होता है, उसका नाम होता है। वहाँ पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है क्योंकि जो क्वांटासोम्स हैं, फोटोसिस्टम्स हैं, वो ग्रेनम वाले भाग के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अलग चीज़ है, वहाँ पे हमने आपसे पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में मैंने बात कर रखी है। एनर्जी प्रोडक्शन है, डाइजेशन है, अभी आपने जो क्रैब साइकिल बात की वो है। फोटोसिंथेसिस से माइटोकॉन्ड्रिया का लेना देना नहीं है, हालांकि फोटो रेस्पिरेशन से इसका लेना देना होता है, वो चीज़ अलग है। F1 पार्टिकल की बात करें तो F1 पार्टिकल है, ये काम आता है एक एटीपेज के रूप में। F0 साथ में जब उसके लगा रहता है तो उसको अपन ऑक्सीसोम के रूप में काउंट करते हैं। वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए काम आता है, जिसका डार्क रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो डार्क रिएक्शन की जो साइट है दैट इज स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर 2। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके फादर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है कि जो स्टीफन हेल्स हैं, इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पहले ऑप्शन में जोसेफ प्रिस्टले का नाम लिखा है, इनको ऑक्सीजन की डिस्कवरी और कार्बन साइकिल की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट हिल को जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हिल रिएक्शन होती है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने किया था। और फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन निकलना है, ये भी इनके द्वारा प्रूव किया गया था। और चौथे ऑप्शन में फ्रेडरिक ब्लैकमैन का नाम है। तो इनका जो रोल था वो था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन एसिमिलेशन यानी कि जो डार्क रिएक्शन होती है उस पर लिमिटिंग फैक्टर्स का किस प्रकार से रोल पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर्स का रोल है वो फ्रेडरिक ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन में हमसे जो पूछा था कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर, तो ही इज़ स्टीफन हेल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। ये प्लांट मूवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट। कि जो इंड्यूस टाइप की जो नेस्टिक मूवमेंट होती हैं, जो अनुकुंचन गति होती है, प्लांट्स के अंदर मिलने वाली जो गतियाँ होती हैं अनुकुंचन टाइप की, उनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, एपिनेस्टी, फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी एंड सिस्मोनेस्टी। देखो फोटोनेस्टी के अंदर जो गतियाँ होती हैं, पहली बात तो आप जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं उनको ये क्लियर कर लीजिए कि नेस्टिक मूवमेंट्स के अंदर ये पीरियोडिक मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि आवर्तित गतियाँ होती हैं। एक इंटरवल के बाद में जो गतियाँ हैं उनमें साइक्लिक चेंजेज आते हैं। एपिनेस्टी की अगर हम बात करें तो एपिनेस्टी के अंदर पौधे के ऊपरी भाग तेज़ी से ग्रो करके नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, पत्तियाँ नीचे की तरफ झुक जाती हैं और जो पौधे के भाग हैं वो हमें झुके हुए प्रतीत होते हैं। ये कंडीशन कोई आवर्तित गति का उदाहरण नहीं होता है, ये कोई नेस्टिक मूवमेंट नहीं है। एक्चुअल में कुछ पौधों के अंदर तो एज ए हैबिट एपिनेस्टी होती है कि वो मतलब जैसे उनकी जो शाखाएं वगैरह नीचे की तरफ ही हमें फील होती हैं। बाकी अगर हम देखें तो नॉर्मली जो एपिनेस्टी पौधों में डेवलप होती है उसका कारण होता है इथाइलिन की ज़्यादा मात्रा। और ये जो इथाइलिन की ज़्यादा मात्रा होती है मोस्टली केसेस के अंदर जब पानी में जो ज़मीन में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जब फ्लडेड कंडीशन होती है, तो फ्लडेड कंडीशन की वजह से जड़ों में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स के अंदर इथाइलिन डेवलप होता है। इथाइलिन की वजह से एपिनेस्टी कोज होती है। और जब एक बार जड़ों में पानी ज़्यादा मिल जाता है और पौधा एपिनेस्टी देने लग जाता है तो वो फिर जब तक पानी का भराव ज़मीन में रहेगा तब तक एपिनेस्टी में ही चलता है, यानी कि उसमें कोई पीरियोडिक मोमेंट्स नहीं हैं वो। जबकि फोटोनेस्टी की बात करें तो फोटोनेस्टी में जो पौधे के भाग हैं, जैसे कि फ्लावर्स का कुंडा वगैरह अपन एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, कि जो लाइट की रिस्पांस के अंदर मूवमेंट्स होते हैं कि जैसे दिन में फ्लावर खुल गए, रात में फ्लावर हैं वो नहीं खुले, बंद हो गए, तो दिन में खुले रात में बंद हो गए, दिस इज़ मूवमेंट। अगली बार फिर सुबह होगी, फिर खुलेंगे, फिर रात होगी, फिर बंद होंगे, तो दैट इज़ ए पीरियोडिक मूवमेंट, तो वो नेस्टिक मूवमेंट है। फोटो का मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में हो रही है, हिंदी में इसका लिखा है प्रकाश अनुकंचन, की लाइट के रिस्पॉन्स में होने वाली अनुकंचन गति हो गई। जैसे कि अपन रात की रानी के बात करें तो रात की रानी के अंदर फूल हैं वो केवल रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं,
तो ये जो कंडीशन है, जो लाइट से इंड्यूस गतियाँ हैं वो फोटोनेस्टी में आ गई। ऐसे ही टेम्परेचर से इंड्यूस गतियाँ हैं कि टेम्परेचर होने पे ही वो पर्टिकुलर जैसे ताप में जो भी परिवर्तन होगा, जैसे मान लो कि टेम्परेचर की वजह से कुछ पौधों की पत्तियाँ दिन में सीधी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और शाम को इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं। अगली बार फिर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वापस पत्तियाँ सीधी हो जाती हैं, तो वो थर्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। सिस्मोनेस्टी के अंदर जब सिस्मो का मतलब होता है किसी का सेंस होना, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ हिलती है या कंपन होती है तो वहाँ से सिस्मो वर्ड आता है। जैसे अपन भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो संपर्क से जुड़ा हुआ इश्यू है कि जब कोई मैकेनिकल फोर्स या कोई पार्टिकल मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करते हुए किसी पौधे के भाग को टच करता है, तो उसमें जब वो फोर्स लगेगा तब गति आएगी, फोर्स हटने पे गति है वो दोबारा से उसका रिवर्ट हो जाएगा। जैसे अपन छुई मुई के पौधों के अंदर पत्तियां हैं वो छूते ही नीचे की तरफ झुक जाती हैं, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ पौधों के अंदर जो स्टिग्मा है वो ऐसे मूवमेंट देती है, स्टेमन्स हैं वो भी इस प्रकार के मूवमेंट देते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधों में नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट भी होती है। नेक्टिनेस्टिक का मतलब है रात की वजह से होने वाली मूवमेंट, यानी कि उसको अपन स्लीपिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि अपने यहाँ जो नॉर्मल बबूल के पौधे हैं या जो सिरस के पौधे हैं उनकी पत्तियाँ रात में चिपक के नीचे की तरफ लटक जाती हैं, तो हम कहते हैं कि पौधा सो रहा है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेक्टिनेस्टिक। तो वो सब पीरियोडिक मूवमेंट है। फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी और निक्टिनेस्टी, ये सारे के सारे पीरियोडिक मूवमेंट्स हैं। लेकिन एपिनेस्टी एक पीरियोडिक मूवमेंट नहीं है, वो नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये टेक्निक्स वाले सेक्शन का क्वेश्चन है कि विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इज़ डन आफ्टर स्टैनिंग डीएनए विथ, कि जब हम किसी डीएनए के फ्रैगमेंट को देखना चाहते हैं, आँखों से उसको देखना हो, तो डीएनए की स्टैनिंग किसके साथ की जाती है। तो देखिए, डीएनए को स्टैन करने के लिए कुछ स्टैनिंग रिएजेंट काम में ले जाते हैं, उनको अभिरंजक के रूप में जानते हैं। तो डीएनए को स्टैन करने के लिए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टैन करने के लिए जो डाई काम में आती है वो आती है इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे जैसे फोर्थ ऑप्शन में इथीडियम फ्लोराइड है, आप उस पर नहीं जाएंगे, इथीडियम ब्रोमाइड काम में आती है। इथीडियम ब्रोमाइड जो होती है वो फ्लैट रिंग लाइक पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी रिंग्स होती हैं और ये सारी रिंग एक ही प्लेन में होने से एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो बेस पेयर आपस में स्टैकिंग करते हैं, और स्टैकिंग की वजह से वहाँ पे स्टैकिंग इंट्रैक्शन भी लागू होती है। तो दो बेस पेयर के बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह में इथीडियम ब्रोमाइड की ये जो प्लेन स्ट्रक्चर्स होती हैं ये जा कर के लग जाती हैं। इसे बोलते हैं इंटरकलेशन, कि जब अपन डीएनए को स्टैन करते हैं तो बेस पेयर के बीच में इथीडियम ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर, वो प्लेनर स्ट्रक्चर उन बेस पेयर के बीच में जो छोटी सी जगह होती है उसमें जा कर के अपने आप को इंसर्ट करा देता है। इसे बोलते हैं अपन इंटरकलेशन। और इंटरकलेशन है वो, हम जैसे म्यूटेशन वगैरह की बात करें तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के लिए काम करता है, डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करने का काम करता है, वो सारी अलग बातें। हम यहाँ पे केवल डीएनए को देखने की बातें करेंगे। तो जब इथीडियम ब्रोमाइड इंटरकलेशन करता है तो स्टेकिंग जो इंटरेक्शन थी वहाँ जा कर के लग गया, यानी कि बेस पेयर के बीच में चला जाता है। और ये खुद भी पॉलीसाइक्लिक है, और जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन बेसेज हैं, वो भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। जैसे आप प्यूरिन, पिरिमिडिन किसी की भी बात करें तो उनमें भी रिंग स्ट्रक्चर है, इथीडियम ब्रोमाइड में भी रिंग स्ट्रक्चर है। और रिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस पाया जाता है। तो जब इथीडियम ब्रोमाइड स्टैकिंग करते हुए वहाँ जा कर के लग जाता है, इंटरकलेशन हो जाता है, तो जब हम यूवी लाइट देते हैं, हालांकि क्या है कि इथीडियम ब्रोमाइड में खुद में भी पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, लेकिन जब डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तो ये रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब यूवी लाइट देते हैं तो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है डीएनए, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जो एक्साइटेड एनर्जी है वो इथीडियम ब्रोमाइड की जो रिंग्स होती हैं उनको भी मिलती है, और उसकी वजह से वो एक्साइट होता है। एक्साइट होने के बाद में जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं कंपाउंड, चाहे किसी भी कंपाउंड की हम बात करें, तो या तो वो हीट को लिबरेट करते हैं या वो लाइट को लिबरेट करेंगे। तो एक जो प्रतिदीप्ति डेवलप होती है जिसको अपन फ्लोरेसेंस बोलते हैं,
वैसे ही जब इथिडियम ब्रोमाइड अपनी हायर कंडीशन से लोअर कंडीशन ऑफ एनर्जी में जाएगा तो उसमें एक प्रतिदीप्ति आती है, और ये प्रतिदीप्ति आती है नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की। तो जब हम इसको देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड लगाना पड़ेगा, साथ में यूवी लाइट देनी पड़ेगी, ताकि जहाँ भी इथिडियम ब्रोमाइड जाकर के इंसर्ट हुआ है वो जगह हमें कैसी दिखेगी, नारंगी रंग से दिखेगी। और चूँकि जो यूवी लाइट होती है वो म्यूटेशन कोज करने वाली होती है, डीएनए डैमेज कोज कर सकती है, थायमिन डाइमर्स इससे कोज होते हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट वर्कर जो काम करते हैं, वो अपनी डायरेक्ट आंखों से इस यूवी लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट कुछ कैमराज होते हैं, उन कैमराज से इनकी पिक ली जाती है और फिर उन पिक से ही अध्ययन किया जाता है। तो स्टैनिंग करने के बाद में इसको देखना चाहें तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाली लैंग्वेज हमें लागू करनी पड़ेगी कि इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 भी टेक्निक्स का क्वेश्चन है कि जो सेफेडेक्स जेल होती है उसका सामान्यतः इस्तेमाल कहाँ होता है। सेफेडेक्स जेल का जो सामान्यतः इस्तेमाल होता है वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में होता है। सिंपल सी बात तो ये कि सेफेडॉक्स जो जेल है, उस सेफेडेक्स जेल के अंदर जो क्रॉस लिंकिंग होती है डेक्स्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन डेक्स्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और उस जाल के अंदर जो खाली जगह बनती है उसके अकॉर्डिंग इसका जो पोर साइज़ है वो डिटरमाइन होता है। अगर आपने सेफेडेक्स को ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है तो ये पोर साइज़ छोटी हो जाएगी, और सेफेडेक्स जेल बनाते समय हमने कम लिया है तो पोर साइज़ बड़ी होती है। तो पोर साइज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि हमें किस प्रकार का पोर साइज़ रखना है, वैसा पोर साइज़ हम सेफेडेक्स की मात्रा जेल बनाते समय कितनी लेंगे उसके आधार पर डिपेंड करती है कि ज़्यादा लिया तो पोर साइज़ छोटे हो जाएंगे और कम लिया तो पोर साइज़ बड़े हो जाएंगे। और उनमें से होकर के जो फिल्ट्रेशन होता है उसको अपन बोलते हैं जेल फिल्ट्रेशन, कि पोर में से चीज़ें छनेंगी तो पोर साइज़ से जो छोटा होगा वो तो कॉलम में से नीचे चला जाएगा, और जो पोर साइज़ से बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा। दैट इज़ ए फिल्ट्रेशन, कि हम छान रहे हैं। और सेफेडेक्स की जो जेल है उस जेल में पोर साइज़ का इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन के लिए जो सीव है उसके रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा जो एडजॉर्सन क्रोमेटोग्राफी लिखा हुआ है वहाँ पे जो एडजॉर्बेंट लेते हैं या स्टेशनरी फेज लेते हैं उसमें या तो एलुमिना या सिलिका बेस्ड रेजिन्स होते हैं। रेजिन्स का मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो टाइटली वहाँ पे जुड़ करके काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे सेफेडेक्स काम में नहीं आता है। या तो एलुमिना बेस्ड होते हैं या वो सिलिका बेस्ड रेजिन्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज काम में ली जाती है वो इमोबाइल मैट्रिक्स होता है, जिसमें चार्ज्ड आयनाइजेबल ग्रुप्स या लिगेंड्स उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पे भी सेफेडेक्स का रोल नहीं है। और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो कॉलम प्रयुक्त होता है उस कॉलम के अंदर मोस्टली जो एगरोस जेल है उस एगरोस जेल को पेरेंट के रूप में काम में लेता है। एगरोस जेल के ऊपर चाहे तो अपन किसी लिगेंड को इमोबलाइज करें या किसी मॉलिक्यूल को जिनकी भी एफिनिटी का हमें वहाँ पे इस्तेमाल करके किसी दूसरे को पकड़ना होता है, किसी दूसरे कंपाउंड को वहाँ रोकना होता है, उसमें अपन एंटीबॉडीज़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर एंटीजन को वहाँ पे हमें रिटेन कराना हो। तो सेफेडेक्स का रोल केवल कहाँ पे है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की, कि इन एसडीएस पेज जो सोडियम डोडोसिल सल्फेट पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होती है, ये भी टेक्निक का इक्वेशन है। सोडियम डोडोसिल सल्फेट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल चार्ज टू द प्रोटीन, कि जब अपन एसडीएस पेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो जो सोडियम डोडोसिल सल्फेट यानी कि जो एसडीएस होता है वो प्रोटीन को कौन सा चार्ज देता है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम एसडीएस पेज या ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम जब डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, इसको काम में लेते हैं, तो जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को हमें लीनियराइज करना होता है, यानी कि जो प्रोटीन फोल्ड होकर के 3D में गई हुई होती हैं, जो ग्लोबुलर शेप में गई हुई होती हैं, उनको हम सीधा करते हैं धागे जैसा। और सीधा करने के लिए उनके जो लिंकेज हैं, जो वीक इंट्रैक्शंस हैं, उन वीक इंट्रैक्शंस को डिस्टर्ब करना पड़ता है। डिस्टर्ब करने के लिए हम सोडियम डोडोसिल सल्फेट को
काम में लेते हैं। तो सोडियम डोडोसिल सल्फेट क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं साइड चेन के अंदर, उन साइड चेन से जुड़ करके प्रोटीन को लीनराइज कर देता है। ठीक है, लीनराइज तो करता ही है, साथ में जब ये जुड़ता है तो सोडियम डोडोसिल सल्फेट के एक किनारे के ऊपर सल्फेट ग्रुप होता है और सल्फेट ग्रुप के अंदर माइनस चार्ज होता है। यानी कि एक प्रोटीन को जब हम एसडीएस से सीधा करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे एसडीएस के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और एसडीएस के जो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उन सब के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो प्रोटीन और एसडीएस का जो कॉम्प्लेक्स बना, प्रोटीन तो सीधी होगी लेकिन उसके साथ में एसडीएस जुड़ गया और एसडीएस के ऊपर कहाँ है, हर जगह पे माइनस चार्ज है, जहाँ भी एसडीएस वहीं पे माइनस चार्ज। तो जब खूब सारे अमीनो एसिड एसडीएस से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पूरे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, नेगेटिव चार्ज। तो ये थे हमारे 2015 के पेपर के क्वेश्चन। तो जूलॉजी की फील्ड से जो भी क्वेश्चन रहे थे और बॉटनी की फील्ड से जो भी क्वेश्चंस रहे थे, तो हम लोगों ने मिलके इन पे जितना मैक्सिमम चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जा सकता था, ऑप्शंस के अंदर जो भी बातें थी, जो आंसर था वो तो हमने आपको बताया, साथ में जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में भी क्या बात है और उनको ऑप्शन के रूप में कभी क्वेश्चन के रूप में भी अगर यूज़ किया जाए तो तब भी आप अपने आप को कैसे वहाँ स्कोरिंग के एंगल से पुट करेंगे, तो वो चीज़ें हमने ध्यान में रखी और बेटर तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। और आपने ये भी देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछला हमारा जो पेपर डिस्कशन रहा था 2018 वाला, उसके ऑप्शंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के रूप में भी आए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट के रूप में भी हैं। तो देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सिंपल ही रहते हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो ये भी कहूँगा कि पेपर हमेशा सिंपल ही होते हैं, बस हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ जाती है, तब ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था। तो आई होप आप हमारा ये जो प्रयास चल रहा है इसमें साथ में काम कर रहे होंगे लगातार और इससे जो भी बेनिफिट है वो आपको मिल रहा होगा।